जय माता की मित्रों, हम लोगों के नक्षत्र सीरीज में ग्रहों के अनुसार जो पाठ शुरू कर रखे थे, अब समापन की ओर अग्रसर है। आज से शुरुआत करते हैं रेवती नक्षत्र की, जो कि नक्षत्र सीरीज में अंतिम नक्षत्र है। उसके बाद में फिर वापस चालू करेंगे जो भावों के पाठ हमने साल भर पहले जो चालू किए थे, शायद मिथुन लगन पे दिए हुए मिथुन लगन तक, उसके आगे के पाठ फिर चालू करेंगे। क्योंकि नक्षत्र सीरीज अपना समापन की ओर अग्रसर है और आपसे बात भी की हुई है कि इन्हीं नक्षत्रों के एक एक पार्ट फिर डीप में थोड़ी वीडियो बड़े हो सकते हैं, तो वो आपको जरूर देंगे। उसके लिए थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमारी कोशिश यही है कि ठीक है पाठ लंबे हो, लेकिन आपको पूरी रिसर्च मिले, पूरी डिटेल मिले। जितना हम जानते हैं विभिन्न पुस्तकों के द्वारा, अपनी रिसर्च के द्वारा या अभ्यास के द्वारा, वो सब आपको प्रोवाइड करवाया जाए। अब रेवती नक्षत्र है तो हालांकि प्रिलिमिनरी बेसिस पे रेवती नक्षत्र के बारे में हमने 2 साल पहले ही पाठ पोस्ट कर दिया था। आप सर्च करके उसको सुन सकते हैं, कैसा व्यक्तित्व होगा, किस तरह का काम कर सकता है, ये सब बारे में हमने पोस्ट किया था। लेकिन रेवती नक्षत्र की चर्चा हो रही है और इसमें ग्रहों की चर्चा होगी, तो थोड़ा सा इसके बारे में वापस हम आपको बता देते हैं। पूरा का पूरा नक्षत्र आपका मीन राशि में आएगा, क्योंकि अंतिम राशि और अंतिम नक्षत्र है। और अक्षर आएंगे दे, दो और चाची। जिसका भी रेवती नक्षत्र होगा उसका ये 4 अक्षर चारों चरणों के अनुसार रहता है। तो नामकरण जब भी होता है तो जिसमें चंद्र नक्षत्र होता है उसी के अनुसार नामकरण करना चाहिए। नामकरण के विषय में भी हमने पाठ दिया हुआ है, उसको आप डीपली थोड़ा सुनने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा पाठ है और बहुत कोशिश की है हमने अच्छी तरह से समझाने की। रेवती नक्षत्र में जो भी इंसान पैदा होता है, या जिसका भी लग्न नक्षत्र रेवती हो या चंद्र नक्षत्र रेवती हो, दोनों का अपना इफेक्ट है और दोनों का ही होता है। और उसी को तारतम्य बनाकर प्रिडिक्शन करना पड़ता है इंसान का। शरीर बहुत अच्छा होता है, सुगठित होता है, हृदय बहुत निर्मल होता है, मधुरभाषी होता है, व्यवहार कुशल होते हैं ऐसे आदमी। लेकिन प्रकृति थोड़ी स्वतंत्र होती है, किसी के दबाव में काम करने की इनकी इच्छा नहीं रहती है, दूसरों के कामों में कभी उलझते नहीं है और न खुद चाहते हैं कि इनके कामों में कोई दखल अंदाजी करे। ऐसे जातकों का स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है जब इनको कोई इनकी बातों से अननेसेसरी काटने की कोशिश करे या डिगाने की कोशिश करे। नॉर्मली ये सिद्धांत प्रिय होते हैं, लेकिन अननेसेसरी कोई कुतर्कों के द्वारा जब इनकी बातों को काटता है तो इनके दिमाग में थोड़ा गुस्सा आ सकता है। धर्म में रुचि रहती है और कई बार क्या होता है कि धर्म के प्रति अंधविश्वास तक इनके अंदर हो सकता है। बाकी ग्रह कुंडलियों के ऊपर निर्भर है। और संस्कृति और इतिहास या ज्योतिष शास्त्र या पुरातत्व, ये सब के बारे में इनकी विशेष रुचि होती है। रेवती नक्षत्र में सूर्य का फल कैसा होगा? अगर सूर्य रेवती नक्षत्र में हो और प्रथम चरण में हो तो बहुत शुभ फल होता है। जन्मजात प्रतिभा युक्त होता है ऐसा इंसान, सुंदर, विद्वान और लोकप्रिय होता है। दूसरा चरण यहाँ भी अप्रोक्सीमेट जो पहले चरण का फल होता है सेम वैसा ही अच्छा फल मिलता है। तीसरे चरण कोई विशेष फलदायी नहीं होता है, लेकिन खराब भी नहीं लिखा गया पुस्तक में। चतुर्थ चरण यहाँ भी सूर्य के शुभ फल मिलते हैं और अगर गुरु की दृष्टि हो तो उच्च पद तक जा सकता है ऐसा इंसान। रेवती नक्षत्र में सूर्य हो और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां, चंद्रमा की दृष्टि हो, सुंदर और आकर्षक होता है। मंगल की दृष्टि हो तो डिफेंस लाइन में या प्रशासनिक सेवाओं में जा सकता है इंसान। गुरु की दृष्टि हो तो प्रशासक और सचिव तक बन सकता है। शनि की दृष्टि हो तो अपने काम से मतलब रखता है, किसी की भावनाओं में बह के कोई भी निर्णय नहीं करता है। बुद्ध की दृष्टि हो, बुद्धिमान होता है, धनी होता है और टीचिंग वगैरह की लाइन में जा सकता है। शुक्र की दृष्टि हो तो कलाप्रिय या कलाकार तक बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पाठ का नियम है, हमारा फर्स्ट पार्ट वीडियो का यही होता है कि जो पुस्तक में लिखा गया है वैसा का वैसा आपको प्रोवाइड करवाया जाए। उसमें कोई भी काट छाट हम अपनी तरफ से नहीं करते। और ये सेकंड पार्ट में थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पुस्तक में लिखा हुआ हमारा जहाँ तक मानना है
और जहाँ तक हमने ज्योतिष को समझा है, पुस्तक में लिखा हुआ शब्द या लिखे फल जो लिखे हुए रहते हैं, अक्षरश वैसा का वैसा कभी भी किसी भी जातक को किसी भी कुंडली में कभी नहीं मिलता। उसके बहुत से कारण हैं, बहुत तरह की वरक कुंडलियाँ हैं, दशा महादशा है, गोचर है, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशा, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न, और फिर विभिन्न भावों में बैठे हुए ग्रह, जैसे सूर्य की हमने बात की रेवती नक्षत्र में। तो ये एक समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग कुंडली में जाके बैठाते हैं तो हम लोगों को इस पुस्तक के द्वारा कभी ये पता नहीं चलता है कि कौन से स्थान में। अब मान लीजिए आपका सूर्य लगन में ही बैठा है और रेवती नक्षत्र में, तो क्या जो लिखा हुआ है वैसा ही मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर फिर लगन के जो फल है वो भी साथ में जुड़ेंगे। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य एक्चुअल में आपकी कौन से, अगर लगन में बैठा है तो जाहिर सी बात है आपका मीन लगन होगा। तो मीन लगन में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो मीन लगन के अनुसार फिर आपकी सिंह राशि कहाँ पे पड़ेगी, जिसका वो स्वामित्व मीन लगन वालों को प्राप्त होता है। उसके अलावा काल पुरुष की कुंडली अनुसार 5वें स्थान का स्वामित्व सूर्य को दिया गया है। तो ये बहुत से फल आपको उसके साथ इनबिल्ट करने पड़ेंगे, और सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि सूर्य कितने अंशों पे है, किस तरह का फल आपको प्रोवाइड करवा रहा है, बाकी कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है या नहीं है। क्योंकि सूर्य के साथ बुध, मंगल, शुक्र, इनकी दृष्टियां वर्तमान ज्योतिष में नहीं बताई गई है, लेकिन पुरानी जो भी हम लोग अभी थोड़े सालों पहले की अगर पुरानी ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बार पाठ में हमने बताया भी है कि 1 चरण दृष्टि, 2 चरण दृष्टि, 3 चरण दृष्टि वैसे बताई गई है। तो शायद ये नक्षत्र की पुस्तक भी उसी के ऊपर डिपेंड, इसलिए बाकी ग्रहों की बुध, मंगल, शुक्र, इन सब की दृष्टियां बताई गई है। मंगल की बहुत बार आ जाती है, लेकिन बुध और शुक्र की बहुत कम देखने को मिलती है वर्तमान ज्योतिष के अनुसार। तो उसको भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफेक्ट तो होता है। अगर इफेक्ट नहीं होता तो पुराने जो ज्योतिषी हम लोगों को ये जो दृष्टियां देके गए, तो वर्तमान समय की जो पुस्तकें हैं, क्या अभी वाली सही है या पुराने वाले सही है? तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, आप लोग खुद इसके बारे में अपनी बुद्धि, अपने अभ्यास और अपने विवेक से निर्णय करिए। हम इसको मानते हैं और हम उसी तरह प्रिडिक्शन करते हैं कि 1 चरण दृष्टि भी आ रही है तो सूर्य की एक छोटी सी ज्वाला भी किसी ग्रह को या किसी स्थान को इफेक्ट करने के लिए काफी। मानव जीवन पे उसका बहुत बड़ा असर होता है और उस घर के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है, जहां पे 1 चरण दृष्टि भी अगर सूर्य की जा रही है या सूर्य के ऊपर किसी की जा रही है। तो ज्योतिष में किसी भी एक चीज को या एक फल को हम लोग ये मान के चलें कि जो पुस्तक में लिखा हुआ है वैसा का वैसा मिल जाए, ये संभव नहीं है। हाँ, पुस्तक में लिखा हुआ आप उसको बहुत बार बताया हमने की समझिए और उसी को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने पास चैनल सुनते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने पास अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो पुस्तकें जरूर रखिए। अच्छी पुस्तकें अपने पास 3-4 पुस्तकें जो फल दीपिका वगैरह है वो सब तो रहनी चाहिए। उसके अलावा अभ्यास बहुत जरूरी है, और अभ्यास जब आपका परफेक्ट होता है तब ये समझ में आता है कि पुस्तक में जो लिखी हुई बातें हैं वो केवल आपको रास्ता दिखा सकती है कि मंगल के विषय में अगर आपको समझना है तो मंगल के कारकत्वों का डीपली अध्ययन करना पड़ेगा कि मंगल कौन कौन सी चीजों के कारक है और क्या क्या दे सकते हैं। अब नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि मंगल गुस्से का कारकत्व है, मंगल झगड़े का कारकत्व है। तो मंगल गुस्से का कारकत्व है, झगड़े का कारकत्व है, एकदम सही बात है। लेकिन मंगल आपकी वो पावर भी तो है जिसके द्वारा आप गुस्से और झगड़े करते। उस पावर को थोड़ा सा अगर आप साइड में रख के सोचे तो उसी पावर को आप स्ट्रगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब इंसान नीचे से स्ट्रगल कर करके जब ऊपर उठता है, वो भी मंगल का ही पावर है। सूर्य का भी पावर वैसा ही है कि सूर्य के पावर में अगर सूर्य बहुत ज्यादा बलवान है और हम लोग धन के पीछे भागेंगे, ठीक है आपको धन मिलेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप धन से ज्यादा अपने स्वाभिमान, अपना नाम, अपना जीवन, अपनी प्राण शक्ति, कुछ अलग आप
प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जो आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। कहाँ से समझ में आएगा? अपने पुराण है, अपने ग्रंथ है, अपने वेद है, ज्योतिष है, उसके द्वारा समझ में आएगा कि इंसान को, मनुष्य को चाहिए क्या, उसका जन्म हुआ क्यों है। ये सब चीजें सूर्य प्रदान करवाता है और बुध उसकी हेल्प करता है। बुध आपको ये सब चीजें प्रदान नहीं करवाता है। सूर्य आपकी प्राण शक्ति को जागृत करता है और बुध उस ज्ञान को लेने के लिए आपको तर्क शक्ति देता है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाता है। इसीलिए देखते हैं कि बुध और सूर्य नॉर्मली साथ साथ ही रहते। तो ज्योतिष और ज्योतिष के द्वारा अगर हम लोग भविष्य या फल कथन में जाए तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी पोस्टों के द्वारा या डायरेक्ट ऐसा बोल देना कि सूर्य के साथ इस ग्रह की युति है तो ये ऐसा योग हो गया और आपको ऐसा ही मिलेगा, ये कभी उचित भी नहीं है और ये हमारे अनुसार भ्रामक जानकारी है। क्योंकि एक ही पुस्तक में जब हम लोग तरह तरह की पुस्तक पढ़ते हैं और वर्तमान की भी पढ़ते हैं, पुरानी भी पढ़ते हैं, तो एक ही पुस्तक में एक ही योग को विभिन्न पुस्तकों के द्वारा अलग अलग फल कथन कहा गया है। उसका क्या कारण है? कारण तो बहुत से। जब कभी नक्षत्रों को या ग्रहों को छोड़ के अलग से चर्चा करेंगे तब बताएंगे आपको। क्योंकि कारण में जाने से अच्छा है कि खुद रिसर्च करें, खुद अभ्यास करें। जिसकी कुंडली देख रहे हैं आप, उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, उस स्थान विशेष का आपको पूरा पता होना चाहिए और जिस समय उसकी कुंडली देख रहे हैं उसके वर्तमान समय में उसके साथ चल रहा क्या है, वो किनके साथ रह रहा है, कि कैसी संगति उस इंसान की है। तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि वर्तमान समय में इसको मिलना तो प्रारब्ध के अनुसार ये चाहिए था, लेकिन इसने कर्म कुछ ऐसे कर लिए या इसने संगति कुछ ऐसी कर ली या इसने वर्क कुछ ऐसा कर लिया कि इसको मिल ये रहा है। अब प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, एकदम सही बात है, मिलेगा ही। लेकिन कुछ बातें हैं जो नहीं भी मिलती है। कोई जरूरी नहीं है। जब हम लोग अपने कर्मों को चेंज कर लेते हैं, अपनी व्यवस्था में सुधार कर लेते हैं, अपनी दिनचर्या में सुधार कर लेते हैं, तो बहुत सी बातें हैं जो ऑटोमेटिक कब आती है और कब निकल जाती है हम लोगों को खुद कोई पता नहीं चलता है। तो हमारा ज्योतिष को समझने का तरीका कुछ ऐसा ही है और इसके विषय में भ्रामक जानकारी देना हमारे लिए संभव नहीं है कि हम आपको ये बता दें कि ये यहाँ पे ये ग्रह है तो ये आपको ऐसा ही फल देगा। ये ऐसा कभी नहीं बोलते हम। उसका सबसे बड़ा कारण इसको समझ सकते हैं आप कि हम कोई प्रोफेशनल ज्योतिषी नहीं है और हमको कोई इच्छा नहीं है आपसे पैसे लेके या आपको भ्रम में डाल के अपने आप को फेमस करने की। हाँ, जो दे रहे हैं वो अक्षरश वैसा का वैसा ही दे रहे हैं जो फर्स्ट पार्ट का नियम है, जो पुस्तक में लिखा है। और अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप उस पुस्तक में लिखे हुए को भ्रम में मत पड़िए। आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपने विवेक से निर्णय जरूर कीजिए और सबसे ज्यादा जरूरी है अभ्यास जरूर होना चाहिए। ज्योतिष आपको भविष्य जानने वाली जो विधि है वो तो बहुत छोटी सी है। ज्योतिष आपको उस यात्रा पे लेके जाता है जिस यात्रा के लिए हम लोग और आपका जन्म हुआ है और ये उन चीजों को समझने में हेल्प करती है जिसके लिए मनुष्य हमेशा बार बार जन्म लेता है, बार बार उसकी खोज करता है और बार बार वो अपने शरीर को यहीं पे छोड़ के वापस निकल जाता है अनेक योनियों में अपने फलों को भोगने के लिए। तो ऐसा ही है कुछ ज्योतिष को समझने के लिए हमारा जो दिमाग है। और अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।